मैं हूं अनिल सर और हम देख रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। अभी तक हमने प्रश्नावली 3.4 कंप्लीट कर लिया है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.5। 3.5 में हम देख रहे हैं सबसे पहले उदाहरण नंबर 14 देख रहे हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपए है। परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम व यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। इतना बड़ा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्या है ये। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि मल्लेश्वरम का किराया x रुपए है। माना मल्लेश्वरम का किराया x रुपए है तथा यशवंतपुर का किराया y रुपए है। ये मान लिया हमने। तो यहां पर देखते हैं हम बस स्टैंड से 2 टिकट हमने मल्लेश्वरम के खरीदे और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y टोटल कितने की होती है 46 रुपए की। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। फिर दूसरा है हमारे पास 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के। ये हो जाएगा 3x धन 5y बराबर 74 रुपए। यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, मतलब हम वज्र गुणन विधि स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिस्थापन नहीं है, वज्र गुणन विधि स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको इस तरफ चेंज करना होगा 2x प्लस 3y और इसको इस तरफ चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ऋण 46। इसको मानेंगे समीकरण 1 और फिर से इसको चेंज करते हैं हम। ये 3x धन 5y ऋण 74, ये होगा समीकरण 2। ये हो गया है। अब हम इसको वज्रगुणन विधि से हल कर रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसको हम लिखते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं हम, देखिएगा, क्योंकि वज्रगुणन विधि में b1 b2 c1 c2 होता है। तो b से स्टार्ट करते हैं। अगर यहां से स्टार्ट करते हैं 3 और 5, 3 5 ऋण 46 ऋण 74, यहां से स्टार्ट किया हमने 3 5 46 74, फिर आ जाएगा 2 3 और फिर से ये आ जाएगा 3 5। ये होते हैं x के गुणांक, ये होते हैं y के गुणांक और ये होते हैं 1 के गुणांक। तो यहां पर हम क्रॉस करते हैं। बिल्कुल इजी फॉर्मूला है। अगर इस वे में आप लिखते हैं तो आपको फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये हो गया है। अब हम इसको देखते हैं। तो x के गुणांक क्या होंगे, x के गुणांक होंगे 3 गुणित ऋण 74, 3 गुणित ऋण 74, फिर यहां आ जाएगा ऋण, फिर 5 गुणित ऋण 46, ये हो गए x के गुणांक। फिर लिखते हैं हम y के गुणांक। तो y के गुणांक ये हैं, ये हो जाएगा ऋण 46 गुणित 3, फिर यहां ऋण आ जाएगा ऋण 74 गुणित 2, ये माना गया। फिर से 1 के गुणांक देखते हैं हम। 1 के गुणांक है 2 गुणित 5 ऋण 3 गुणित 3, इस तरह से ये मान आ गया हमारे पास। अब हम सॉल्व करते हैं इनको। तो यहां पर नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं हम। 3 का इससे गुणा करेंगे हम, तो x के गुणांक क्या क्या आएंगे देखते हैं। 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल का है 1, 13 7 21 और 1 22, ये आ जाएगा। फिर यहां पर इसका गुणा करते हैं हम। तो ऋण ऋण, ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा। 5 6 30, 30 की 0 हासिल का है 3, 5 चौक 20 और 3 23, ये आ गया। फिर y के मान देखते हैं, y को सॉल्व करते हैं। तो 3 6 18,
18 की 8 हासिल का 1, 3 चौ 12 और 1 13, और ये ऋणात्मक मान है। फिर 72 गुणित 2 करेंगे हम तो ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 2 चौ 8 और 2 साथी 14, ये आ गया। फिर 1 के गुणांक देखते हैं, 1 के गुणांक 2 पंचे 10 और 3 तिया 9, ये मान आ गए हैं। फिर से इसको सॉल्व करना है हमको। x का मान कितना हो जाएगा, ये 222 है और ये 230 है, मतलब यहां मान आएगा 8। फिर y का देखते हैं हम, 138 और 148, यहां मान आएगा 10 और यहां आ जाएगा 1, ये आ गया है। अब यहाँ पर हम x के और y के मान निकालते हैं, तो इसकी तुलना इससे करते हैं, ये हो जाएगा x बटे 8 बराबर 1 बटे 1। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8, ये आ गया है। फिर से देखते हैं हम y की तुलना करते हैं, y बटे 10 बराबर 1 बटे 1, यानी y बराबर हो जाएगा 10। इस तरह से x और y के मान निकाल लिए हैं। x माना है हमने मल्लेश्वरम का किराया और y माना है हमने यशवंतपुर का किराया। तो मल्लेश्वरम का किराया कितना होगा, 10 रुपए। मल्लेश्वरम का किराया x माना है हमने, x का मान 8 आया है, मतलब रुपए 8 होगा। और यशवंतपुर का किराया y बराबर, यशवंतपुर माना है हमने तो y का मान 10 आया है, ये आ जाएगा रुपए 10। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण 15, यहाँ पर है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल इसके पहले हमने बहुत बार किया है, तो अद्वितीय हल के लिए हमें कंडीशन क्या होती है अभी देखते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, इन क्वेश्चंस को फिर से लिखते हैं हम। 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखेंगे हम तो a1 का मान कितना है 4, b1 का मान है p और c1 का मान है 8। वैसे ही a2 का मान है 2, b2 का मान है 2 और c2 का मान है 2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है अद्वितीय हल के लिए। अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल के लिए शर्त होती है a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। ये शर्त हमारे पास होती है कि तभी अद्वितीय हल निकल सकता है जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 की। तो यहाँ पर मान लिख लेते हैं हम, a1 बटे a2 का मान है 4 बटे 2 बराबर नहीं, b1 का मान है p और b2 का मान है 2। ये हो गया है। इसका इस तरफ पक्षांतर करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2 गुणित 4 बटे 2 बराबर नहीं p। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 4 आ गया, मतलब p बराबर आ जाएगा p बराबर नहीं 4। यानी कब हमारे पास होगा, जब p का मान 4 के बराबर न हो तभी हमारा अद्वितीय हल निकल सकता है। तो यहां पर 4 के अतिरिक्त p के सभी मानों का एक अद्वितीय हल होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कई बार समझ में नहीं आता है कि इसको किस तरह से हम सॉल्व करें। तो यहां पर ये प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक उदाहरण 16 देखते हैं। उदाहरण 16 है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए फिर से कंडीशन आई है, तो कंडीशन पहले देखते हैं हम।
सबसे पहले यहाँ पर ये समीकरण हमारे पास दिया है, इसको वापस फिर से लिखते हैं हम। ट्वेल्व एक्स प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0, ये समीकरण हमारे पास दिए हैं, 2 समीकरण है। तो यहाँ पर सबसे पहले a1 का मान निकालते हैं हम। a1 का मान k दिया है, b1 का मान 3 है और c1 का मान है ऋण k माइनस 3, ये है। फिर से देखते हैं यहाँ पर हम, तो यहाँ पर है a2 का मान है 12, b2 का मान है k और c2 का मान है ऋण k, ये हो गया है। अब कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले यहां लिखते हैं a1 बटे a2। a1 बटे a2 को देखेंगे तो यहां पर है k बटे 12, b1 बटे b2, यहां पर b1 बटे b2, इसका मान लिखते हैं। b1 बटे b2 का मान है हमारे पास 3 बटे k और c1 बटे c2 का मान है ऋण नहीं लिखते हैं यहाँ, k ऋण 3 बटे k, ये मान है। अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं, ये ऋण लिखने का मतलब है कि ऋण, अगर ऋण से ऋण लिखेंगे तो ऋण से ऋण कट जाएगा। यहाँ पर फिर से हम कंडीशन देखते हैं, अनंतः अनेक हल होने की क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तो इसके अनंतः अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर इनके मान रखते हैं हम। मान दिया है k बटे 12, 3 बटे k और ये दिया है k ऋण 3 बटे k। अब यहाँ पर तुलना करते हैं, ये x है, ये y है और ये 1 है। तो इसकी इससे तुलना करते हैं, फिर इसकी इससे तुलना करेंगे हम। इसकी इससे तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा k बटे 12 बराबर 3 बटे k। k का स्तर पक्षांतर कर देंगे, 12 के स्तर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा k का वर्ग, k गुणित k का वर्ग हो जाएगा और 36। तो k का वर्ग है तो 36 का, ये अगर इसे हम हटाते हैं, वर्ग को इस तरफ चेंज करते हैं तो ये वर्गमूल हो जाएगा, मतलब k का मान हो जाएगा +-6। ये k का मान आ गया है। फिर से इसकी तुलना इससे करते हैं हम, 3k और यहां दिया है k ऋण 3 बटे k। तो यहाँ पर k दिया है तो इससे ये कट जाएगा, यहां बच जाएगा 3k ऋण 3 का इस तरफ पक्षांतर करेंगे, ये हो जाएगा 3 धन 3 बराबर k बराबर 6। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 6 मान आ रहा है, यहाँ पर भी 6 मान आ रहा है, मतलब अगर समीकरण में k का मान 6 रखते हैं तो इस समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। अतः k बराबर 6 रखने पर समीकरण के अनंतः अनेक हल होंगे। इस तरह से हमने प्रश्नावली 3.5 की तीनों उदाहरण देख लिया है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में प्रश्नावली 3.5। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।